Hey everyone, my name is Shiven Dathor and you're watching your favorite channel, The Black Code. In this session, we discuss about the common intention in the IPC. So let's start the video to know all about it. Section 34 of the IPC deals with the acts done by a several person in furtherance of a common intention. सेक्शन 34 में न किसी अपराध की बात की गई है न किसी पनिशमेंट की। सेक्शन 34 कहता है जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने समान इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब सेक्शन 34 हमारा बात करता है सिर्फ कॉमन इंटेंशन की। तो चलिए जानते हैं सब कुछ हम सेक्शन 34 के बारे में। एज आई अर्लियर से जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने समान इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो। Here I have a principle of joint liability. यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। When the intention is common, that deals in the section 34 of the IPC, and the next one is when the object is common, जिसको हम पढ़ते हैं सेक्शन 149 of the IPC। इनके बीच में क्या अंतर होता है, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है और कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध किन किन चरणों के माध्यम से या किन किन तरह से कर सकता है। पहला है when he himself commits a crime, अगर वो व्यक्ति अकेले ही अपराध को अंजाम दे, और फिर दूसरा है वो शेयर दे अपना क्राइम में, तो उसको हम कहते हैं when he shares in the commission of crime। एंड द थर्ड वन इज जिसको हम कह सकते हैं अगर वो सुपारी दे, set some third agency to work। और फिर फोर्थ हमारा कहता है when he helps the offender after the commission of a crime in the screening him from justice। जो हमारा थर्ड और फोर्थ है ये हमारा रिलेट करता है विद द लॉ ऑफ अबेटमेंट, जिसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ द आईपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टर्म सेवरल पर्सन। सेवरल पर्सन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ज्वाइंटली या इंटेंशनली किसी अपराध में भाग लेते हैं तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे वह उनके द्वारा इंडिविजुअली किया गया हो। जो हमारा टर्म है इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, ये आईपीसी में जो हमारी ओरिजिनल आईपीसी है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, इसको ऐड किया गया है इन द अमेंडमेंट एक्ट 1870। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी या कॉमन इंटेंशन के। पहला है क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, दूसरा है डन बाय मोर देन वन पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन सबका आशय एक जैसा होना चाहिए। प्री अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, और कई बार ये प्री अरेंज्ड प्लान भी जरूरी नहीं होता है। जो कॉमन इंटेंशन है वो डेवलप हो सकता है एट द साइट ऑफ द क्राइम। और फिर उसके बाद उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से, और फिजिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस पे भी दोस्तों कई बार सवाल उठे हैं और इसको भी कई सारे केसेस में हटा दिया गया था। तो ये 5 हमारे जो ऊपर के हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं ऑफ द सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, जिनमें फिजिकल प्रेजेंस भी इंक्लूड है। क्रिमिनल एक्ट आप दोस्तों पढ़ा ही होगा आपने, बट क्रिमिनल एक्ट committed by a several person in furtherance of a common intention, तो उन सब की लाइबिलिटी सेम ही रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उनके एक्ट सिमिलर हो सकते हैं, डाइवर्स हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बट जो उनका एक्ट होगा कंसीडर किया जाएगा सेम। अब जो ये भी डिस्कस कर चुके हैं, मेरा डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द सीन कैन नॉट एब्सॉल्व द अक्यूज्ड। अगर अक्यूज साइट पे नहीं है जो जहां पे क्राइम हुआ है, फिर भी उसकी लायबिलिटी इससे कम नहीं हो जाती है, ना उसको एब्सॉल्व किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कॉमन इंटेंशन के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं या कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉमन इंटेंशन को पूरा करती हैं। सबसे पहला है प्री प्लान्ड या प्री मीटिंग, प्रायर मीटिंग होनी चाहिए। पहले से डिस्कस हो चुका हो उनके बीच में कि हमको क्राइम किस तरीके से करना है, और कई बार ये जो इंटेंशन है वो साइट पे भी जनरेट हो सकता है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजायर टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट, उन सब की इच्छा होनी चाहिए उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए। मेंस रिया सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो क्राइम हो ही नहीं सकता है। इवन इंटेंडेड टू
commit some criminal act, और वो सारे intended होने चाहिए to commit an evil or criminal act. It exact meaning depends upon the circumstances of it. और अगर एक्चुअली मैं खुद कहूँ, मैं कितनी भी बुक पढ़ लूँ, कॉमन इंटेंशन को डिफाइन करना बहुत ही कठिन काम है. वो केसेस पे और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि किन का इसमें कॉमन इंटेंशन बन रहा है और कौन से पर्सन इससे एब्सॉल्व किए जा सकते हैं. Here we have some important case regarding section 34 of the IPC. The first one is नंदू रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो केस है हमारा 2002 का. इसमें जज साहब कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पर्सन हैं उन सब ने एक्यूज्ड को असॉल्ट ही किया हो, जो डिसीज्ड है उसको असॉल्ट ही किया हो. अगर वो सारे किसी ना किसी तरीके से कॉमन इंटेंशन शो कर रहे हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने गन दे दी, किसी ने गन में बुलेट लोड करके दे दी, जो क्रिमिनल है, तो भी वो सेम ऑफेंस के लिए पनिश किए जाएंगे क्योंकि उनका इंटेंशन सेम है. फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट केस बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों. ये जुडिशरी के हिसाब से एपीओ में और कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपसे सीधे पूछा जाता है कि पोस्ट ऑफिस केस किस केस को कहते हैं. तो आपको टिक करना है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस. यहां मैंने लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिए. इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस केस. इस केस में जो अपीलेंट होता है उसको चार्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी, क्योंकि इसमें जो सब पोस्ट मास्टर होता है शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस का, वो काउंटिंग कर रहा होता है मनी की, जिस बीच में कई सारे पर्सन जाते हैं जो उसको शूट करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है. बट जो बरेंद्र कुमार घोष जो डोर पे खड़ा होता है, उसको जब पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट दौड़ाता है तो कई राउंड वो फायर करता है और इस बीच में वो पकड़ लिया जाता है. उसके हाथ में गन होती है. तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस शो कर रहे हैं टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द बरेंद्र कुमार घोष. तो उसको भी चार्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी और सेम सजा मिलती है इन सारे पर्सन को. अभी दोस्तों जो मैंने आपको पोस्ट ऑफिस केस बताया है, उसके साथ में महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये केस काफी लंबा है. इसके सारे फैक्ट मैं चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छे से रटे हुए हों, क्योंकि ये दोनों जो केस हैं वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो जो महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वरना वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा. आप मेरे चैनल पे जाके महबूब शाह वर्सेस एम्परर बाई एडवोकेट शिवेंद्र राठौर टाइप करेंगे, आपके पास ये केस आ जाएगा. तो आगे हम जानते हैं, देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट. क्या कॉमन इंटेंशन हमारा जो क्राइम की साइट है उस पर तुरंत जनरेट हो सकता है, तुरंत डेवलप हो सकता है? तो इसके लिए केस हमारा इन राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, ये 1976 का केस है, जिसमें जो एक्यूज्ड होते हैं पी, एम, एच एंड के, ये आर के ऊपर असॉल्ट करते हैं विथ लाठीज एंड किक्स एंड फिस्ट. तो यहाँ पे जो दो होते हैं पी और एम, और ये केस होता क्यों है, जो ग्रेन्स के बंडल होते हैं इनको फोर्सबली स्टैक करने के लिए जो पी और एम होते हैं इनके पास लाठी होती है और ये लाठी मारते हैं आर को, और जो एच और के होते हैं ये लातों घूसों से पिटाई करते हैं आर की. जो आर होता है वो हेड इंजरी होती है लाठी से और उसकी डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे केवल जो पी और एम हैं वो ही कन्विक्टेड होंगे अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी, और जो हमारे एच और के होंगे जिन्होंने सिर्फ लात घूसों का इस्तेमाल किया था, उनके ऊपर 302 नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन जो था वो जान से मारने का नहीं था. अगर उनके पास भी वो उस तरीके से कोई उसको कह सकते हैं सरकमस्टेंसेस बनाते हैं, जैसे आप शाउट करते मारने के लिए या खुद से लाठी छीन के एक भी वार करते, तो उनका इंटेंशन शो होता. कैसे? इसके लिए हम अभी केस देखेंगे गुप्तेश्वर नाथ ओझा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये अभियुक्त के ऊपर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रूव करे कि उन लोगों का कॉमन इंटेंशन था. गुप्तेश्वर नाथ ओझा के केस में क्या होता है, जो अपीलेंट होते हैं were present on the spot of the accident and shouting but did not participate. वो चिल्लाता है, चीखता है कि किल हिम,
और पार्टिसिपेट नहीं करता है जब उसकी पिटाई हो रही थी, उसमें किसी तरीके से अपने हाथों का या किसी और औजार का इस्तेमाल नहीं करता है। बट यहाँ पे जिस तरीके से वो शाउट करता है, ये शो करता है कि उसका कॉमन इंटेंशन था और उसको भी पनिश किया जाता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी। अब देखने वाले हम क्या कोई एक अपराधी कन्विक्ट हो सकता है और दूसरा एक्विट हो सकता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हमें किसी तरीके का डाउट है कि जो पर्सन एक्विट किया गया है उसका कॉमन इंटेंशन इस क्राइम को करने के लिए था या नहीं। तो अगर इस तरीके का डाउट है बट इसका कोई भी इफेक्ट उस पर्सन पे नहीं पड़ेगा, उस क्रिमिनल पे नहीं पड़ेगा जिसको कन्विक्ट ठहराया गया है और जिसका कॉमन इंटेंशन शो हो रहा था। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर जो सेवरल पर्सन है उसमें से एक या कई पर्सन एक्विट कर दिए जाते हैं। तो इसका जो एक्यूज्ड पर्सन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर वो धाराएं रहेंगी जिनके अंदर वो पनिश किया जाएगा। लास्ट में दोस्तों मैं एक बार आपको फिर रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो हमारा सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी है ये कभी भी अकेले नहीं लगाया जा सकता है, इसके साथ में कोई ना कोई अन्य सेक्शन जरूर रहेगा। क्योंकि जो हमारा सेक्शन 34 है ये किसी पर्टिकुलर क्राइम को डिफाइन नहीं करता है, ये सिर्फ कॉमन इंटेंशन की बात करता है। And finally, guys, if you like my video, then subscribe it and share to your friends and suggest me in the comment box for the next video. Thanks for watching, guys.